आज के इस ट्यूटोरियल को। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, उनका कुछ तारुफ। सो इसके अंदर जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ जाता है, जिसको बैलेंस शीट भी कहा जाता है। शोज एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम फॉर फाइनेंशियल हेल्थ। इसके अंदर हमें जो है वो एसेट्स पता चलते हैं, लाइबिलिटीज और इक्विटी, और एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम के ऊपर, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक डेट के ऊपर, और फाइनेंशियल हेल्थ के लिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ख़ास वक्त में जो है वो कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ और कितनी इक्विटीज़ हैं। तो ये एक तरह से जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है उसको बता रही होती है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी या फिर ऑनर्स इक्विटीज़ को। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाता है। अब ये जो है शो करता है, बताता है डिटेल के अंदर रेवेन्यूज़, तमाम जितने भी रेवेन्यूज़ होते हैं, जितने भी इनकम वगैरह होती है, और इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी अखराजात होते हैं, और फिर उसके अलावा जब रेवेन्यूज़ में से हम एक्सपेंसेस निकालते हैं तो फिर प्रॉफिट भी आते हैं। ओवर अ पीरियड, एक पीरियड के ऊपर, और इससे हमें ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पता चलती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाया जाता है, ट्रैक्स कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, जिसके ज़रिए हम कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को ट्रैक करते हैं, यानी कि पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश आ रहा है, कितना जा रहा है। शो किया जाता है इससे लिक्विडिटी स्टेटस जो है किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी का हमें पता चलता है। इसके अलावा नोट्स टू अकाउंट भी होते हैं, प्रोवाइड करते हैं क्या एडिशनल कॉन्टैक्ट्स और एक्सप्लेनेशन, ताकि ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस जो वो रहती है। सो कंपोनेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। अब हम जो बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि जो बैलेंस शीट के तौर पे जानी जाती है, इसके ज़ाहिर बात है 3 मेन जो है वो सेक्शंस होते हैं। पहला जो है वो एसेट्स होता है। अब एसेट्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज जिसको ओन करती है क्या कंपनी के पास जो रिसोर्सेज होते हैं, और इनको कैटेगराइज किया जाता है। एसेट्स की भी कैटेगरियां हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं, नॉन ऑपरेटिंग हो जाते हैं, करंट एसेट्स हो जाते हैं, नॉन करंट एसेट्स हो जाते हैं। ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट जो है यूज़ किए जाते हैं डेली ऑपरेशन में, जबकि नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते कोर एक्टिविटीज़ में। नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है, यानी कि कई सालों तक रहते हैं, वो प्रॉपर्टी भी इसी में आ जाती है। जबकि करंट एसेट शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज होते हैं, जो कि 1 साल से कम, जिनको यूजुअली तौर पे हम कंसिडर करते हैं, और इसके अंदर कैश आ जाता है सबसे अहम। इसके अलावा इन्वेंट्री भी इसी के अंदर आ जाती है। लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें, जो वाजिबात वगैरह होते हैं, इसके अंदर जो है वो ये ऑब्लिगेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म और ये भी करंट आ जाती हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो है वो ऐसे डेट होते हैं जो कि 1 ईयर से ज़्यादा के होते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स पेबल हो गया। क्योंकि करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो शॉर्ट टर्म होती हैं, जैसे कि अकाउंट्स पेबल हो गया, जो कि विद इन अ ईयर होती हैं पे करना। ऑनर्स इक्विटी में जो है वो ऑनर्स की तरफ से जो भी पैसा वगैरह लगाया जाता है, या जो ऑनर पैसा निकालता है, या प्रॉफिट है या लॉस है, वो सब इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा रिजर्व्स और जो रिटेन अर्निंग होती है वो भी इसके अंदर आ जाता है। शेयर होल्डर का स्टेक्स और चेंजेस वगैरह आ जाते हैं, और शेयर होल्डर्स भी ऑनर्स ही होते हैं कंपनी के अंदर, तो उनका स्टेक और जो चेंजेस होती है वो इसमें। नाउ द लिक्विडिटी एंड टर्न ओवर एनालिसिस। लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज असेस करते हैं कंपनी की एबिलिटी के वो पूरा कर सके, जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होती हैं उनको पूरा कर सके। और इसके अंदर फिर करंट रेशियोज आते हैं, जो कि शो करते हैं एबिलिटी के कवर किया जा सके लाइबिलिटी करंट एसेट्स के साथ। जैसे कि रेशियो 2.5 का इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी को। क्विक रेशियो होते हैं जिसमें हम एक्सक्लूड कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है इन्वेंट्री और प्रीपेमेंट्स को। फोकस ज़्यादा किया जाता है लिक्विड एसेट के ऊपर, और एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि 1.2 रेशियो हो गया। और इसके अलावा कैश रेशियो होता है, जो कि मेजर करते हैं इमीडिएट लिक्विडिटी कंपेयर करते हुए कैश जो है वो करंट लाइबिलिटीज़ के साथ। अब जो है वो आपको जो है वो फार्मूले के साथ बताया जा रहा है यहाँ पर रेशियोज़ के बारे में। तो पीछे भी आपको बताया गया था कि लिक्विडिटी रेशियो असेस करते हैं कंपनी की एबिलिटी के वो पूरा करे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। और जो की रेशियोज होते हैं उनके अंदर करंट रेशियो, क्विक रेशियो, कैश रेशियो आता है। अब जो करंट
रेशियो होता है उसको कैलकुलेट जो है वो किया जाता है करंट एसेट्स को डिवाइड किया जाता है करंट लाइबिलिटीज से। और जो क्विक रेशियो होता है उसमें क्या होता है कि निकाल दिया जाता है इन्वेंट्री को और प्री पेमेंट्स को, यानी कि माइनस कर दिया जाता है एसेट्स से। और इसमें फोकस होता है ज़्यादा जो है वो क्विक रिसोर्स लिक्विड रिसोर्सेज के ऊपर। और फार्मूला ये इस्तेमाल किया जाता है कि करंट एसेट्स में से हम माइनस करते हैं इन्वेंट्री और प्री पेमेंट को, और इस पूरे को फिर हम डिवाइड कर देते हैं करंट लाइबिलिटीज से। और कैश रेशियो जो है इसको कैलकुलेट हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि जो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं करंट लाइबिलिटीज से, और मेजर किया जाता है मोस्ट इमीडिएट लिक्विडिटी। नाउ द टर्नओवर रेशियोज एंड एफिशिएंसी। टर्नओवर रेशियोज मेजर करते हैं कि कितने एफिशिएंटली तौर पे कंपनी यूज़ करती है उसके एसेट्स को। अब इसमें जो है वो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होता है। सो ये मेजर करता है कि कितना क्विकली जो है वो रिसीवेबल कलेक्ट किए जाते हैं विद द रेशियो, जैसे कि 10 टाइम्स होना या फिर 36.5 डेज। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर हम देखें सो ये इंडिकेट करता है एफिशिएंसी जो है मैनेज करने में। इन्वेंट्री जो है विद 8 टाइम्स टर्नओवर हो गया या फिर 45.6 डेज हो गया। इसी तरह से पेबल टर्नओवर रेशियो होता है, शो करता है हाउ फास्ट पेबल आर पेड, कितना तेज़ी से पे किया गया पेबल्स को। द टर्नओवर, इसका टर्नओवर जो है कुछ इस तरह से जैसे कि 5 टाइम्स और 73। एसेट टर्नओवर रेशियोज होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं हाउ एफिशिएंटली एसेट्स जनरेट सेल्स, कितने कैसे एफिशिएंटली एसेट जनरेट करते हैं सेल्स जो है विद रेशियो होता है जैसे कि 1.33 टाइम्स। अब इनके फार्मूले को देखते हैं। सो जो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है उसको कैलकुलेट किया जाता है कुछ इस तरीके से कि क्रेडिट सेल से हम डिवाइड करते हैं एवरेज रिसीवेबल को, क्योंकि रिसीवेबल वही है जो हमने रिसीव करना है, सामान जो हमने बेचा है उधार के ऊपर वो हम रिसीव करना है। और हमारी सेल जो है क्रेडिट सेल हुई है तो क्रेडिट सेल से हम डिवाइड कर देंगे एवरेज रिसीवेबल। तो अब जैसे कि सेल अगर हुई है 5 लाख और रिसीवेबल हमारा जो है 50,000 है, सो नतीजा क्या निकलेगा, टर्नओवर ऑफ 10 टाइम्स का निकलेगा। उसके अलावा ये कि इन्वेंट्री टर्नओवर जो है उसमें क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड किया जाता है एवरेज इन्वेंट्री से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मुराद ये कि जो हमारी जो सामान हमने बेचा है वो हमें कितने में पड़ा था, उसको हम डिवाइड कर देते हैं जो हमारी एवरेज इन्वेंट्री है। तो अब यहाँ पर अगर 4 लाख है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर और एवरेज इन्वेंट्री 50,000 है, सो टर्नओवर जो है वो 8 टाइम्स हो गया। उसके बाद ये कि जो पेबल टर्नओवर है वो है क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल्स। जो क्रेडिट पे हमने परचेज़ किया उधार के ऊपर, और फिर एवरेज जो पेबल है, पेबल तभी होता है जब हमने कोई चीज़ उधार पे ली हो तो हमने पे करना होता है। सो अगर परचेजेस 3 लाख है और पेबल जो है वो 60,000 है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर 5 टाइम्स होगा ये। अच्छा, एक चीज़ और रह गई जो कि एसेट टर्नओवर जो कि होता है एनुअल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। एनुअल सेल से डिवाइड किया जाता है टोटल एसेट्स को। सो नाउ द कवरेज एंड लेवरेज एनालिसिस। सो कवरेज रेशियोज इवेल्यूएट करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल एबिलिटी के पूरा कर सके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को। और इसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या फिर आईसीआर, जो कि रेशियो होता है एबिट टू इंटरेस्ट का, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स टू इंटरेस्ट। सो मेजरिंग एबिलिटी टू कवर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, मेजर करता है एबिलिटी के कवर किया जाए जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं उनको। और आगे आपको समझाया भी जाएगा इसका बारे में। और सो डेट सर्विस कवरेज रेशियो भी होता है जो कि कैलकुलेट करता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो है इंटरेस्ट के ऊपर और ऐड किया जाता है प्रिंसिपल जो कि एडजस्ट होता है टैक्स रेट के लिए, शो करता है कि जो डेट रीपेमेंट एबिलिटी होती है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल आपको करवाई जा रही है अगली स्लाइड के ऊपर। इसकी इम्पोर्टेंस को हम देखें तो ये रेशियोज हेल्प करते हैं लेंडर्स और इन्वेस्टर्स को असेस करने में जो कंपनी की रिस्क है और जो रीपेमेंट कैपेसिटी होती है उसको। सो
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट से डिवाइड किया जाता है। और फॉर एग्जांपल के अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो 5 लाख है और इंटरेस्ट जो है वो 2 लाख है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो ICR आ रहा है, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो आ रहा है 2.5 टाइम्स। और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कैलकुलेट कुछ इस तरीके से किया जाता है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्लस इंटरेस्ट, इस तरह से। So the debt service coverage ratio is the debt service coverage ratio, यानी कि DSCR जो है वो होता है एबिट, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसको डिवाइड करते हैं हम इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल से, और उसको भी हम डिवाइड करते हैं 1 - टैक्स रेट से। सो अगर एबिट जो है वो है BIT 5 लाख, और इंटरेस्ट जो है 1 लाख का, प्रिंसिपल जो 110 का है, 1 लाख 10 का, और टैक्स रेट 40 है। सो जो DSCR बनेगा कैलकुलेट करने का 1.76 बनेगा। तो ये रेशियोज जो है वो क्रूशल होते हैं लैंडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए कि असेस करें फाइनेंशियल हेल्थ और जो रिस्क है। नाउ द लेवरेज रेशियो जो होते हैं ये मेजर करते हैं कि किस हद तक जो कंपनी की जो फाइनेंसिंग होती है वो डेट के ज़रिए है, यानी कि डेट वर्सेस इक्विटी होता है एक तरह से, फाइनेंशियल रिस्क का लेवल होता है। और जो कॉमन जो रेशियो होते हैं उसमें डेट टू इक्विटी रेशियो शामिल होता है। इसके अलावा डेट टू टोटल एसेट होता है, लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल एसेट होता है, ये कॉमन लेवरेज रेशियो होते हैं। सो कैलकुलेशन एग्जांपल अगर हम देखें, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो, अगर डेट जो है वो 6 लाख है और इक्विटी जो है वो 4 लाख है, सो ये 1.5 है, क्योंकि जब हम 6 लाख को हम डिवाइड करेंगे 4 लाख से, सो ये 1.5 जो है आएगा। तो ये रेशियो इसी तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं, काफ़ी रिलेटिवली ईजी हैं ये। जैसे कि जो भी मतलब अब डेट टू इक्विटी है तो फिर डेट को हम डिवाइड करेंगे इक्विटी से, इस तरीके से ये रेशियोज जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। सो इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस की हम बात करें, सो बैलेंसिंग डेट एंड इक्विटी इज क्रूशियल एज हाई लेवरेज इंक्रीज बोथ रिटर्न एंड फाइनेंशियल रिस्क। अब ये रेशियो जो है वो हेल्प करते हैं स्टेक होल्डर्स को अंडरस्टैंड करने में फाइनेंशियल रिस्क और जो कैपिटल स्ट्रक्चर, और हाई लेवरेज जो है वो इंक्रीज कर सकता है रिटर्न, लेकिन साथ में रिस्क भी होता है, और जो कि बनाता है एसेंशियल बैलेंस करने के लिए डेट और जो इक्विटी होती है। नाउ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केट रेशियोज। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो असेस करते हैं कंपनी की एबिलिटी कि वो जनरेट कर सके प्रॉफिट्स को, और इसमें जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आता है। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं सेल्स से, इंडिकेट कर रहा है ये प्रॉफिट जनरेशन जो आई सेल्स रेवेन्यू से, इनके कितना प्रॉफिट आ रहा है सेल्स रेवेन्यू से। अब ये आगे भी आपको बताया जाएगा फार्मूले के ज़रिए। नेट प्रॉफिट मार्जिन को अगर हम देखें, सो नेट प्रॉफिट मार्जिन मेजर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिलेटिव टू सेल्स शोइंग ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये नेट प्रॉफिट मार्जिन मेजर करता है जो प्रॉफिट होता है आफ्टर टैक्स सेल्स के मुकाबले में। सो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है, ये आगे इसका आएगा फार्मूला वगैरह। सो उसके अलावा एबिटा होता है जो कि मेजर करता है, ये एब्रीवेशन है असल में, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन रिलेटिव टू सेल्स। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें, सो जो रिटर्न होता है एसेट्स इक्विटी कैपिटल के ऊपर जिसको लगाया गया, ये असेस करता है एफिशिएंसी जो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी की। सो अब जो है आपके सामने मौजूद हैं रेशियोज़ जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में। सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो क्या है, वो है ग्रॉस प्रॉफिट से जब हम डिवाइड करते हैं सेल्स को। 40,000 प्रॉफिट के लिए और 1 लाख सेल अगर होगी, सो मार्जिन जो है वो 40% है।
नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो होता है बराबर PAT डिवाइडेड बाय सेल्स के। अच्छा, अब ये जो PAT होता है ये होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, इसको हम डिवाइड करते हैं सेल्स से। और जो एबिटा मार्जिन होता है इसका फार्मूला होता है एबिटा डिवाइडेड बाय सेल्स। अब एबिटा क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड एंड एमोटाइजेशन। सॉरी, मिस्टेक हुई है, डी से डिविडेंड नहीं, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। और उसको जो है वो फिर क्या करेंगे, इस अर्निंग को जो इन तमाम चीज़ों से पहले आई है उसको हम डिवाइड करेंगे सेल्स से। और इसके अलावा ये भी होता है कि ये जो एबिटा है, अब इसको हम निकालते हैं किस तरीके से, इस तरीके से भी हम निकालते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन के ज़रिए भी हम निकालते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम डिवाइड करते हैं टोटल एसेट्स से। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम डिवाइड करते हैं इक्विटी से। और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है वो होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स को में इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, डिवाइड कर देते हैं हम टोटल इन्वेस्टमेंट से। सो नाउ दी मार्केट रेशियोज़। अब ये मार्केट रेशियोज़ हैं, इनके नाम से पता चल रहा है कि ये मार्केट के बारे में है। सो ये इंसाइट प्रोवाइड करते हैं जो स्टॉक परफॉर्मेंस होती है और इन्वेस्टर्स के जो रिटर्न्स होते हैं स्टॉक मार्केट वगैरह के अंदर। और अर्निंग पर शेयर आता है जो कि कैलकुलेट किया जाता है डिवाइड करते हुए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग से शो करता है प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है डिविडेंड डिक्लेयर जो हुए उसको डिवाइड किया जाता है टोटल शेयर से। और डिविडेंड पे आउट एंड रिटेंशन रेशियोज होते हैं। पे आउट रेशियो जो शो करते हैं डिविडेंड पोर्शंस जो है अर्निंग्स का, रिटेंशन रेशियोज शो करते हैं अर्निंग जिसको रखा गया ग्रोथ के लिए। इसके अलावा यील्ड एंड वैल्यूएशन रेशियोज होते हैं। अर्निंग और डिविडेंड यील्ड शो करता है रिटर्न जो कि रिलेटिव होता है प्राइस के, जबकि अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशियो इंडिकेट करता है वैल्यूएशन। सो अगर हम देखें तो अर्निंग पर शेयर बराबर होती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर के। और डिविडेंड पर शेयर जो है वो होता है डिविडेंड डिक्लेयर को हम डिवाइड करते हैं शेयर्स से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब पूरे डिविडेंड को हम शेयर से कर लेंगे तो पर एक एक शेयर के हिसाब से हमारे पास आ जाएगा। और डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर के। रिटेंशन रेशियो होता है अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर। अर्निंग यील्ड होता है अर्निंग पर शेयर को जब हम डिवाइड करते हैं प्राइस से और 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इंडेक्स एंड कॉमन साइज एनालिसिस। सो इंडेक्स एनालिसिस में कंपेयर किया जाता है फाइनेंशियल डेटा को वक्त के साथ यूज़ करते हुए एक बेस ईयर का। और इंडेक्स कैलकुलेशन फार्मूला को अगर हम देखें, सो करंट ईयर वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं बेस ईयर वैल्यू और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 100 से। अब एग्जांपल ये कि जैसे कि सेल इंडेक्स है 140 का 2010 से 2019 तक का। एप्लीकेशन अगर देखें इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से, सो इंडेक्स एनालिसिस अप्लाइज, इसको अप्लाई किया जाता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और जो बैलेंस शीट होती है फाइनेंशियल कंपैरिजन के लिए वक्त के साथ। अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल एनालिसिस भी होता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कंपेयर लाइन आइटम्स अक्रॉस पीरियड, ये जो है इसके ज़रिए लाइन आइटम्स को अगर हम देखें। और जो वर्टिकल एनालिसिस शो करता है हर आइटम को एज अ परसेंटेज के तौर पर बेस वैल्यू के। यूज़फुलनेस फॉर फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग के लिए यूज़फुल है। सो इंडेक्सिंग जो है हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में ट्रेंड, ग्रोथ पैटर्न, सपोर्ट करता है फोरकास्टिंग और परफॉर्मेंस इवेल्यूशन जो है वक्त के साथ। और फार्मूला जो है वो करंट ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस ईयर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला पीछे भी आया था दूसरी तरीके से। अब कॉमन साइज एनालिसिस हम देखें। सो कॉमन साइज एनालिसिस जो है वो शो करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज अ परसेंटेज के तौर पे बेस वैल्यू के। और बैलेंस शीट के लिए हर जो
लिक्विड एसेट, लिक्विडिटी और इक्विटी होती है, उसको डिवाइड किया जाता है टोटल एसेट से। सो बैलेंस शीट आइटम जो है वो डिवाइड किए जाते हैं टोटल एसेट से, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स को हम डिवाइड कर देते हैं सेल्स से। बैलेंस शीट के आइटम्स टोटल एसेट से, प्रॉफिट एंड लॉस के सेल्स से। जैसे इन्वेंट्री ऑफ 2 लाख की इन्वेंट्री को अगर हम टोटल एसेट 1 मिलियन से डिवाइड करेंगे तो ये 20% आएगा। बेनिफिट ऑफ एनालिसिस क्या है कि फैसिलिटेट करता है कंपैरिजन के ज़रिए हम कंपेयर कर रहे होते हैं, बेंचमार्क सेट करते हैं, हाईलाइट करता है स्ट्रक्चरल चेंजेस जो भी आ रही होती हैं, और एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट, एफिशिएंसी के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि इजाफा होता है। सो बैलेंस शीट के लिए वही चीज़ आपको यहाँ थोड़ा और बताया जा रहा है कि जो बैलेंस शीट के लिए हम क्या करते हैं, उसके जितने भी आइटम्स होते हैं उनको टोटल एसेट से डिवाइड कर देते हैं, कि प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम जो है सेल्स से करते हैं। अगर टोटल एसेट्स जो है वो 1 लाख है, सॉरी 1 मिलियन है, और इन्वेंट्री जो है वो 2 लाख है, सो ऐसे सिचुएशन के अंदर 20% जो है वो हमारे पास आएगा आंसर। नाउ द ट्रेंड एंड डिफरेंशियल एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस एग्जामाइन करता है फाइनेंशियल डेटा वक्त के साथ आइडेंटिफाई करने के लिए पैटर्न्स, और ये यूज़ करता है टेबल्स, ग्राफ्स और फोरकास्टिंग टेक्निक्स भी। कॉमन जो मेथड्स हैं उसमें शामिल होता है एनालाइज करना रेशियोज़ को, इंडेक्स स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को भी। विजुअलाइजेशन टूल्स अगर हम देखें तो उसके अंदर बार चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट्स हैं, कैंडल स्टिक चार्ट्स होते हैं जो कि विजुअलाइज कर रहे होते हैं, विजुअल तरीके से दिखा रहे होते हैं बाकायदा, सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि एक तरह का विजुअलाइज तरीके से दिखाया जा रहा होता है। और इसकी इंपॉर्टेंस हम देखें डिसीजन मेकिंग में, सो ये सपोर्ट करता है बजटिंग को, बजट वगैरह बनाने में, प्लान करने में, इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेने में। सो पर्पस अगर हम देखें सो कंपेयर करता है फाइनेंशियल आउटकम डिफरेंट डिसीजन अल्टरनेटिव्स का गाइड करने के लिए चॉइसेस के अंदर। रिलेवेंट वर्सेस नॉन रिलेवेंट कॉस्ट होती है, सो फोकस जो होता है रिलेवेंट कॉस्ट के ऊपर, जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फ्यूचर कैश फ्लो, संक कॉस्ट को निकाल दिया जाता है। और एप्लीकेशन ऑफ एनालिसिस देखें यूज़ किया जाता है एवेल्यूएट करने के लिए ऑप्शंस, जैसे कि स्टार्टिंग या फिर ड्रॉप कर देना प्रोडक्शन लाइन, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बोरोइंग डिसीजन हो गए। सो डिफरेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो उसमें शामिल हैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, और इसके अलावा इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और उसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की, फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।